गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब अपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा अपनी ग्लाइकोलाइसिस को ना। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद अपने लिंक रिएक्शन भी कंप्लीट पढ़ ली थी। और लिंक रिएक्शन के बाद अपने आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्रेबस साइकिल। क्या टॉपिक है बेटा? क्रेबस साइकिल। तो मैंने इसका फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था कि क्या फ्लो चार्ट में अपनी कैसे रेस्पिरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और आपका जो क्रेबस चक्कर है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो आपकी लिंक रिएक्शन है वो भी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक चीज अपनी और देखी थी कि जो श्वसन है, श्वसन का अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन पथ कौन सा है, चाहे कोई भी श्वसन हो, चाहे वो वायवीय हो चाहे वो अवायवीय हो, तो आप मेरे को फटाफट से बताओ कि कौन सा श्वसन का कॉमन पथ होगा जो वायवीय में भी यूज होगा और अवायवीय में भी यूज होगा? तो सिंपल वर्ड ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ भी कहूं तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जिन्होंने इसकी खोज की थी उसी के नाम से ईएमपी पथ पड़ गया था। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। आगे चलते हैं बेटा, अपने आज क्रेबस चक्कर को पढ़ेंगे। क्रेबस चक्कर को ट्राई कार्बोसिलिक एसिड भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो खोज किसने की है? H.E. क्रीब्स ने की है, के द्वारा की गई थी, और इसे क्रेबस चक्कर कहा गया क्योंकि बेटा जिसने खोज की उसी के नाम से क्रेबस चक्कर नाम पड़ गया। और क्रेबस चक्कर के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जो क्रेब्स साइकिल है मैट्रिक्स में संपन्न होता है। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहती हैं। इसके एंजाइम कहाँ रहती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहती हैं। अपवाद स्वरूप सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये क्वेश्चन बहुत बार आरपीएससी पूछ चुकी है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कहती है कि मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेबस चक्कर चलेगा। तो आपको पता है जो श्वसन है वो एंजाइमेटिक क्रिया है। सभी स्टेप के अंदर क्या यूज होगा बेटा? एंजाइम यूज होंगे। एंजाइम यूज होंगे तो वो एंजाइम वही प्रेजेंस होंगे जहां रिएक्शन हो रही है। लेकिन क्रेबस चक्कर के अंदर अपने को एक एंजाइम चाहिए होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। क्रेबस चक्कर को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेबस चक्कर का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इस चक्कर को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम निर्मित सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन वाला। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोसिलिक ग्रुप होते हैं। कितने कार्बोसिलिक ग्रुप होते हैं बेटा? 3 होते हैं। और यह क्रिया के कारण ही इसको, इसी के प्रेजेंस के कारण ट्राई कार्बोसिलिक साइकिल भी कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। क्रेबस चक्कर में एसिटिल कोएंजाइम ए सर्वप्रथम ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से क्रिया करता है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। यह विक्रिया सिट्रेट सिंथेटिस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बार अपने स्लाइड को दोबारा देखते हैं। अभी तक तो जो पढ़ाया मैंने उसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने ब्लैंक स्लाइड, चलो अपने लास्ट में बनाएंगे फिर फ्लो चार्ट। ठीक है, एक बार इसको ही दोबारा देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आज अपने क्रेबस चक्कर पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्रेबस चक्कर की खोज किसने की? H.E. क्रेब्स ने की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रेबस चक्कर नोबेल प्राइज दिया गया। दूसरी चीज की क्रेबस चक्कर कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। आपको पता है कि श्वसन का जो कोई भी स्टेप है वो एंजाइमों के द्वारा होता है। आपको पता है कि श्वसन जितना भी है वो एंजाइमों से, एंजाइमेटिक क्रिया है। तो आपको ये भी है कि क्रेबस चक्कर कहाँ संपन्न होता है बेटा? मैट्रिक्स में। तो इसके एंजाइम भी कहाँ पाए जाने चाहिए? मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इंपॉर्टेंट है, अपवाद स्वरूप है, जो कहां पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है।
क्रेबस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि क्रेबस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड होगा, जिसके कारण इस चक्कर को सिट्रिक आपका एसिड साइकिल कहते हैं। क्लियर है बात? सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं? तीन। तीन के लिए ट्राइवर्ड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। अब ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था, जो कहां से आया था एसिटाइल कोएंजाइम ए बेटा? लिंक रिएक्शन से अपने को प्राप्त हुआ था। तो लिंक रिएक्शन का एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जैसे ही वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सिट्रिक एसिड बनता है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन थे? 2। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कितने कार्बन थे? 4। और सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो ये जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? सिट्रेट सिंथेटेज। मतलब सिट्रिक एसिड बनना है और सिंथेटेज क्या है? बनाने वाला एंजाइम नॉर्मली। ठीक है, नाम से क्लियर है। अब ये अपने सामने है बेटा क्रेबस चक्कर, और इसको अपने अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या है क्रेबस चक्कर। अब मैंने आपको कहा कि ये है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ऊपर से अपने को लिंक रिएक्शन से क्या मिला है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है? 2। आपके जो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है उसमें कितने कार्बन है? 4। जब ये दोनों मिलेंगे सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं? 3 होते हैं। तो इसी कारण इस साइकिल को क्या कह देते हैं? TCA चक्कर कह देते हैं। क्रेबस चक्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने की? क्रेबस ने की, तो इसको क्रेबस चक्कर कहते हैं। अब चलो अपने दूसरे स्टेप के ऊपर। सिट्रेट का आइसोमरेज अगला है आइसोसिट्रेट। तो एंजाइम कौन सा यूज हुआ? एकोनिटीज, और इसके अंदर हमें प्राप्त क्या हो गया? आइसोसिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट का ही समावयव प्राप्त करना है, आइसोसिट्रेट। क्लियर है? अब ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ? आइसोसिट्रेट से क्या प्राप्त हुआ? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन निकल रही है, और आपको पता है श्वसन के अंदर जब भी हाइड्रोजन निकलती है तो Na+ उसको क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, और क्या बना लेता है? NaDH2 बना लेता है। तो वही चीज हुई, तो Na+D+ ने किया और NaDH बन गया। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। जब हाइड्रोजन निकल रही है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेज। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था तब भी हाइड्रोजन निकली थी, तो एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। अब इतना स्टेप बताओ, याद हो गया ना? रफ कॉपी साथ रखना ताकि इसको लिख के देख सको आप। ठीक है, अब एक जगह यहाँ NaDH2 निकल रहा है तो इसको 1 नंबर से शो कर देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है बेटा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा? सक्सिनियल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनियल कोएंजाइम ए क्यों बना? क्योंकि कोएंजाइम इस रिएक्शन में डाला गया है। ठीक है, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने कार्बन है? 6। और इसमें कितने कार्बन है बेटा? इसमें कितने कार्बन है? 5। क्योंकि एक यहाँ क्या निकल गया? CO2 निकल गया। 6 कार्बन में से CO2 फर्स्ट जगह यहाँ निकला और यहाँ निकला, तो ये कितने कार्बन कंडीशन रहेगी? 5 कार्बन कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब 5 कार्बन से जो सक्सेनियल कोएंजाइम ए जो है, अब यहाँ कितने कार्बन कंडीशन रहेगी? 4, क्योंकि यहाँ से CO2 फिर बाहर निकल गया और CO2 के साथ हाइड्रोजन भी निकले तो NaDH+H+ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन निकले तो डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ यूज हो गया। ठीक है, अब इतना स्टेप आपने समझ लिया। इतने को एक बार समझेंगे दोबारा। हाफ अपने समझा क्रेबस चक्कर, हाफ को दोबारा समझेंगे, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, या इतने स्टेप को आगे अपने ये रे
ये जितने स्टेप आपने समझे हैं उनको एक बार अपने ये समीकरणों में शो किया हुआ है, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, फिर अपने अगले स्टेप पर चलेंगे। अपने पास लिंक रिएक्शन से एसिटिल कोएंजाइम ए आया, जिसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। उधर से अपने को ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बना था, जिसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन इसके एसिटिल कोएंजाइम के 2 कार्बन दोनों आपस में मिलेंगे तो कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, 6 कार्बन वाला। और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देती हैं। इसीलिए इसको क्रेबस चक्कर, नॉर्मली इसको क्रेबस साइकिल भी कहते हैं क्योंकि क्रेब्स ने खोज की थी। तीसरा, इसको टीसीए साइकिल भी कहती हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होती हैं, 3 होती है। तो इनके नाम से क्लियर है। अब यहाँ जो एंजाइम यूज होगा तो बेटा एंजाइम का नाम ऐसे याद रख लेना कि सिट्रिक एसिड बनाना है तो एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेस, मतलब बनाने के फॉर्मेशन के लिए, तो ट्रिकी बेस भी याद हो सकता है। ये अपना क्रेबस चक्कर का फर्स्ट स्टेप था जो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है कि सिट्रिक एसिड आयरन की प्रेजेंस के अंदर सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है आइसोमर के अंदर। इसमें कितने कार्बन है, 6। इसमें कितने कार्बन है बेटा, 6। सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अगला 3 नंबर है आइसोसिट्रेट NAD। NAD क्यों अंदर गया, क्योंकि सिंपल बात है कि यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज, और आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रिक, उसी के नाम से। ठीक है, और बनेगा क्या, ऑक्सैलो एसिटिक ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। NAD ने क्या बाहर निकाल दिया, NaDH2, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहां चलो, 6 कार्बन वाला ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड किस में बदल जाएगा, 5 कार्बन वाले अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड में, प्लस में 1 कार्बन किस में फ्री हो जाएगा, CO2 के रूप में। तो आप मेरे को बताओ कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा पथ था क्या जिसमें CO2 निकली थी, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का कहीं यूज नहीं हुआ था और ना ही उसमें CO2 निकली। तो फर्स्ट स्टेप तो अपने एसिटिल कोएंजाइम ए बना था लिंक रिएक्शन में, तब CO2 निकली थी। ठीक है, अब एक बार ये CO2 वाला स्टेप है, तो CO2 वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड प्लस CO2, क्योंकि 5 कार्बन और 1 कार्बन किसमें फ्री होता है, CO2 के फॉर्म में। तो इतना अपने क्रेबस चक्कर को इस डायग्राम के अंदर समझ लिया था। अब चलते हैं आगे वाले स्टेप की तरफ। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अब देखो सक्सिनियल कोएंजाइम ए, सक्सिनियल कोएंजाइम ए कितने कंडीशन है बेटा, 4 कार्बन। अब सक्सिनियल कोएंजाइम ए किसमें बदलेगा, सक्सिनेट में या सक्सेनिक एसिड के अंदर कह सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा मुक्त करेगा GDP, GDP से क्या बनेगा, GTP, बाद में इसी से ATP बन जाएगा। और कोएंजाइम ए, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब कोएंजाइम ए की एंट्री करवाई थी तो ऊर्जा लगी थी, अब कोएंजाइम ए को बाहर निकाल दें तो उसके साथ ऊर्जा भी मुक्त होगी, और ऊर्जा किस फॉर्म में, GTP के फॉर्म में मुक्त होगी। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ATP का फॉर्मेशन सीधे हो रहा है, मतलब NaDH2 से नहीं हो रहा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मेशन SLP कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपको एक वर्ड तो याद ही है कि अगर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए शब्दावली यूज करते हैं फॉस्फोराइलेशन। कौन सी शब्दावली होती है, फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल मतलब उसका जो ATP का फॉर्मेशन है सीधे हो रहा है। NaDH2 से जब ATP की फॉर्मेशन करते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, उसमें तो ETS चक्कर में लेके जाएंगे फिर ATP का फॉर्मेशन करेंगे। जब ATP डायरेक्ट फॉर्मेट होता है तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है बात मेरी। अब चलते हैं आगे, तो कोएंजाइम ए भी निकल गया, ATP भी निकल गई, आगे क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। आप बताओ सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, फ्यूमेरिक एसिड बनते टाइम हाइड्रोजन निकलेंगे, उनको ग्रहण करेगा FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको एक हल्का सा मैं बता देती हूँ कि जो बन रहा है कंपाउंड वो क्या, फ्यूमेरिक, जो बन रहा है वो भी FADH2। तो सिंपल से ट्रिक में से याद कर लेना,
कि जब फॉर्मेरिक एसिड बनेगा तो FAD हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, FF दोनों, फॉर्मेरिक एसिड बनेगा तो FAD हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब फॉर्मेरिक एसिड से क्या बनता है बेटा, मैलिक एसिड बनता है। एंजाइम फ्यूमेरेस वाटर का यूज होता है, इस रिएक्शन में किसका यूज होता है, वाटर का। मैलिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, और वही हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, NaDH2 का फॉर्मेशन होगा और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्रेबस चक्कर था। क्या था, पूरा का पूरा क्रेबस साइकिल, ठीक है। अब यहाँ ना आपको दो चीज अपने देखते हैं कि ये क्रेबस चक्कर जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सिट्रिक एसिड से, और सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन थे बेटा, 6 कार्बन कंडीशन थी। अब उसके बाद कौन सा, सिट्रिक एसिड से क्या बना, आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक से क्या बना, अल्फा कीटोगुल्टारिक, अल्फा कीटोगुल्टारिक से क्या बना, सक्सीनियल कोएंजाइम ए, क्या बना बेटा, सक्सीनियल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटो गुल्ट्रेट ये लिखा हुआ है इसमें, अल्फा कीटो, यहाँ ना एक स्टेप आएगा, अल्फा कीटो गुल्टारिक सक्सीनिक एसिड, ठीक है। वो कितने कार्बन कंडीशन होगी, 5 कार्बन कंडीशन होगी। कितने कार्बन कंडीशन होगी बेटा, 5 कार्बन। तो सबसे पहले तो वहां 5 कार्बन के टाइम CO2 निकलेगा, ठीक है। ये अल्फा कीटो गुल्ट्रेट लिखा हुआ है ना, इसको अल्फा कीटो गुल्टारिक सक्सीनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो एक CO2 तो कहां निकला इस कंडीशन पर, दूसरा CO2 कहां निकला, सक्सीनियल कोएंजाइम ए जब बना, सक्सीनियल कोएंजाइम ए जब बना तब CO2 का फॉर्मेशन, वो देखो सक्सीनियल कोएंजाइम ए जब बना तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ। जब आपका अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड बना तब आपके CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ अपने देखते हैं कि क्रेबस साइकिल के अंदर क्या क्या चीज फॉर्मेशन हुई। तो एक तो 2 CO2 फॉर्मेट हुए, क्यों क्यों हुए, क्योंकि अपने पास 6 कार्बन लेके चले थे और बाद में अपने पास बीच में कितने कार्बन कंडीशन आ गई, 5 कार्बन, फिर उसके बाद कितने कार्बन कंडीशन आ गई, 4 कार्बन। जब 6 कार्बन से 5 कार्बन कंडीशन होगी तब एक CO2 मुक्त हो जाएगा, जब 5 कार्बन से 4 कार्बन कंडीशन आएगी तो CO2 फ्री हो जाएगा, ठीक है, मुक्त बाहर निकलेगा। अब CO2 का फॉर्मेशन हो गया, CO2 का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब अपने चलते हैं कि NaDH2 कहां कहां बने हैं, तो अपने टेबल के अंदर देखते हैं। एक तो NaDH2 यहां बना है, दूसरा NaDH2 यहां बना है, तीसरा NaDH2 यहां बना है। तो मैं तीनों को लिख देती हूँ। NaDH2 कितने बने हैं, 3 बने हैं। एक बेटा अपने पास कहीं FADH2 भी बना है क्या, यस मैम, FADH2 भी बना है, FADH2 बना है एक। इस क्रेबस चक्कर के अंदर क्या अपने को कोई डायरेक्ट एटीपी भी प्राप्त हुई है क्या, जो जीटीपी प्राप्त हुई है वो एटीपी के लगभग, एटीपी तो है तो जीटीपी डायरेक्ट हमें प्राप्त हुई है। तो डायरेक्ट जब प्राप्त होती है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। एक अपने को जीटीपी प्राप्त हुई है, तो 3 NaDH2 से कितने एटीपी प्राप्त कर सकते हैं, 9। एक FADH2 से कितने एटीपी प्राप्त कर सकते हैं, 2। और एक जीटीपी से कितना एटीपी प्राप्त कर सकते हैं बेटा, 1 एटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 एटीपी, 2 एटीपी, 1 एटीपी, और अपने को क्या मिला है, 2 CO2 मिले हैं। कितने CO2 मिले हैं, 2। तो अब बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या, इस चीज में कोई दिक्कत है? एक बार मैं आपको दोबारा क्रेबस चक्कर समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसको अपने रफ कर लेते हैं, फटाफट से क्विकली देख लेते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बना, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बना, अल्फा कीटोगुल्टारिक या अल्फा कीटोगुल्टारिक सक्सीनियल कोएंजाइम, सक्सीनिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद क्या बना, सक्सीनियल कोएंजाइम ए, सक्सीनियल कोएंजाइम ए से क्या बना, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड से क्या बना,
फॉर्मेरिक एसिड, फॉर्मेरिक एसिड से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो पूरे का पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इन रिएक्शन के अंदर आपको क्या है कि जो आपकी एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। वो एंजाइम ध्यान में रखना है, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। यहां तक अपने कंप्लीट कर लिया था। अब यहां देखो, अब इसके अंदर क्या है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंडीशन है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, NAD आएगा और NADH2 बाहर निकलेगा। थियामिन, पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करेंगी और क्या बन जाएगा बेटा? सक्सिनियल कोएंजाइम ए, और प्लस में क्या मुक्त होगी? CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। अब आगे है सक्सिनियल कोएंजाइम ए, थियोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से GTP का सीधा फॉर्मेशन, डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और सक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए, ठीक है। तो ये भी 4 कार्बन कंडीशन है। क्रिया नंबर 6 में उत्पन्न GTP ATP से क्रिया करके ATP व GDP में बदल जाता है। GTP व ATP में ऊर्जा की मात्रा लगभग समान होती है। GTP ATP के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सक्सिनिक जो एसिड है, सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इस रिएक्शन में FAD प्रवेश किया, FADH2 बाहर निकल गया और फॉर्मेरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कितने कार्बन है? 4। फॉर्मेरिक एसिड से किसका फॉर्मेशन हुआ? मैलिक एसिड का। फ्यूमरेस एंजाइम काम में आया। मैलिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेज हुआ, NAD, ये FAD नहीं है, NADH2 है, ठीक है। NADH2 का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, क्योंकि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए जुड़ेगा और जिससे क्या बनेगा? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन होगा। ये आपका था बेटा क्रेबस चक्कर। ये आपका कौन सा साइकिल था? क्रेबस साइकिल था, ठीक है। ये देखो एक बार और डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको फटाफट से ना आप मेरे अकॉर्डिंग आपकी रफ कॉपी के अंदर बना के देखो, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए और बनाना भी आ जाए, ठीक है। फटाफट से बना के देखो रफ कॉपी के अंदर, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो इसके अंदर बस आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, 2-3 पॉइंट ये ध्यान में रखनी है कि 6 कार्बन कंडीशन के अंदर या आपके 4 कार्बन कंडीशन के अंदर या आपके 5 कार्बन कंडीशन कौन कौन सी है, उससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि इस कंडीशन के अंदर जो आपके CO2 है वो फ्री होंगे। इस कंडीशन में क्या फ्री होगा? CO2 फ्री होगा, ठीक है। फटाफट से बना के देखो। अगला है बेटा ETS चक्कर। अब यहाँ ना ETS चक्कर को समझने से पहले मैं आपको पूरी जो अपना व्यू पॉइंट है, जो अपने समझा है अभी तक, उसको देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये है कोई कोशिका, ओके, ये कोई कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या है? ये है कोशिका द्रव्य। ये सारी स्टोरी मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट में शो कर रही हूं। ये आपका कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या घटना हुई? कोशिका द्रव्य में श्वसन शुरू हुआ और कोशिका द्रव्य में कौन सा साइकिल चला? ग्लाइकोलाइसिस। कितने स्टेप थे इसके? 10 स्टेप थे। इसके कितने स्टेप थे बेटा? 10 स्टेप थे। अब बताओ, इतना समझ में आ गया? ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप थे और ग्लाइकोलाइसिस
कौन से कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ था। 10 स्टेप के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया और ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु से कितने पायरुविक एसिड बने? 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, 2 अणु का। ठीक है, जैसे ही पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही थी? कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही। ध्यान से समझना ये पूरा स्टेप, ये पूरी रिएक्शन कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही थी। अब कोशिका द्रव्य में पायरुविक एसिड बन गया, अब इसके पास ऑप्शन है वायवीय श्वसन। अब आगे अपनी कौन सा श्वसन पढ़ रही हैं? वायवीय। तो वायवीय श्वसन में जो पायरुविक एसिड था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पायरुविक एसिड कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अणु कितने हैं? 2 अणु है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। एक कार्बन CO2 की फॉर्म में फ्री हो जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर मैं इसको गोले में बंद करूंगी, NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से आगे क्या घटना होती है? यहां से आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आगे कौन से साइकिल में प्रवेश करता है? क्रेबस चक्कर में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन से साइकिल में प्रवेश किया? क्रेबस चक्कर में। और क्रेबस साइकिल के अंदर जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलके फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सिट्रिक एसिड बनाता है। फिर बाद में प्रोसेसिंग होती रहती है, पूरा साइकिल ऐसे रन करता रहता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको ये समझाने के लिए अपने काम श्वसन पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया था। तो श्वसन के अंदर कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चला, 10 स्टेप का था। क्या बना? पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आगे किस में गया? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। साथ में क्या फ्री हुआ? CO2 का अणु। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर क्रेबस साइकिल चला, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लास्ट एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अपनी क्रेबस चक्कर पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब बेटा ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये पूरा फ्लो चार्ट है श्वसन का, जो आपने सारा का सारा पढ़ लिया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंडीशन है। कितने कार्बन कंडीशन है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंडीशन है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। और उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में सक्सेनियल जो कोएंजाइम ए है वो 4 कार्बन कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशंस पर CO2 मुक्त होता है। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। तो आगे अपने जो टॉपिक है ETS चक्कर। ETS चक्कर पहले तो मैं ये बता रही हूँ, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैडम ETS चक्कर होता क्या है, क्या सिस्टम है इसके अंदर। तो इसका मैं हल्की सी स्टोरी बेस बता रही हूँ कि नॉर्मल ETS चक्कर में ये होता है, फिर अपने थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, जो ETS चक्कर है ना बेटा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ETS चक्कर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। अब अपने बच्चों के सामने तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ये जरूरत क्यों है इसकी, क्या है, कैसे होता है। वो चीज तो समझ में आ गई कि लिंक रिएक्शन है, क्रेबस चक्कर है, ग्लाइकोलाइसिस है, लेकिन ये अलग ही स्टेप है। तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अपने सिंपल वेज के अंदर पहले ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों अपने ETS चक्कर पढ़ते हैं। ठीक है, ETS चक्कर की आपको पता है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहां जरूरत की बात करें तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने जो NaDH2 बना है, उसमें क्या बना है? NaDH2। एक बेटा बना है FADH2, एक क्या बना है? FADH2। ये दोनों की दोनों बनी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको अपनी ये तो सिंपल पढ़ रही है कि जब ATP बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो अपनी ये तो सिंपल पढ़ेंगे कि NaDH2 से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं।
FADH2 से कितने एटीपी बनती हैं? 2 एटीपी बनती हैं। तो बात क्लियर है। लेकिन बनते कैसी है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बनती कैसी है कि मैं आपको यहाँ एक मेम्ब्रेन बनाते हैं अपने, ये वाली मेम्ब्रेन है आपकी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला चीज ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? मैट्रिक्स है। अंदर की तरफ क्या है बेटा? मैट्रिक्स है, जहां लिंक रिएक्शन एंड क्रेबस साइकिल संपन्न हुए हैं। ये स्टोरी को अच्छे से समझना, क्योंकि इससे आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ईटीएस चक्कर क्यों जरूरत पड़ती है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैं आपको ये डॉट डॉट की संरचना बना रही हूं। इस इनर मेम्ब्रेन में ये संरचना बना दी मैंने, और ये संरचना बना दी, ये संरचना बना दी, ऐसे संरचना बना रही हूं। ठीक है, ये जो मैंने संरचनाएं बनाई हैं ये है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैं सिंपल बता रही हूँ आपको पूरा स्टोरी बेस, कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सब पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स बने किसके हुए हैं। ठीक है, एक बार अपनी ये समझने की कोशिश कर रही है कि ईटीएस चक्कर क्यों जरूरत पड़ी, ईटीएस चक्कर में होता क्या है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है। इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन के है मैट्रिक्स। क्लियर होगी मेरी बात। अब यहां ये क्या करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन वाहक पाए जाती हैं। क्या पाए जाती हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वाहक पाए जाती हैं। बात क्लियर होगी। अब यहां क्या प्रोसेसिंग होती है आपको पता है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या बनी है? NaDH2, और क्या बना है? FADH2। क्लियर है मेरी बात? यहां तक जो मैंने स्टोरी बोली है एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। अपनी ये समझ रही है कि ईटीएस चक्कर अपने को पढ़ने की जरूरत क्यों है, और ईटीएस चक्कर होता क्या है। दो चीज का, दो क्वेश्चन के रिप्लाई करनी है अपने। ईटीएस चक्कर पढ़ने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NaDH2, FADH2 बने हैं, उससे अपने को एटीपी बनाना है। एटीपी बनाना कैसे है? ईटीएस चक्कर के द्वारा बनेगा। ईटीएस चक्कर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ईटीएस चक्कर इनर मेम्ब्रेन में होता है, और इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इन कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वाहक पाए जाते हैं, जैसे FMN और साइटोक्रोमे 3, FES, ये सारे इलेक्ट्रॉन वाहक हैं। अब यहाँ घटना क्या होती है ये समझो। मैट्रिक्स के अंदर जो NaDH2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किनको दे देगा? कॉम्प्लेक्स को दे देगा। यहां से सेकंड कॉम्प्लेक्स में, यहां से थर्ड कॉम्प्लेक्स में, यहां से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी तो होगी, एनर्जी तो बाहर देते रहेंगे। इससे क्या है, जो मैट्रिक्स के प्रोटॉन हैं वो कहाँ मूव हो जाती हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ मूव हो जाती है। सिंपल स्टोरी समझना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होती हैं तो मैट्रिक्स के जो प्रोटॉन है वो कहाँ मूव हो जाती हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव हो जाते हैं। अब ये भी दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ तो हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो, प्रोटॉन की सांद्रता कम हो जाएगी, और यहाँ प्रोटॉन की सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो आपस में जो सांद्रता प्रवणता का गैप हो गया, इसके कारण प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, और जिसके कारण ये सांद्रता को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर बाद में क्या होगा कि यहां से जो प्रोटॉन है बेटा वो अंदर की तरफ मूव होंगे। जो प्रोटॉन गए थे वो अंदर की तरफ मूव होंगे। जब वो अंदर की तरफ मूव होती हैं तो इनर मेम्ब्रेन में आपको पता है F1 कण होता है। इनर मेम्ब्रेन में कौन सा कण होता है? F1 कण होता है। जब वो प्रोटॉन F1 कण से गुजरेंगे तो इनर मेम्ब्रेन के जो F1 कण है उनके सिर भाग में ATPase एंजाइम होता है। जैसे ही वो ATPase एंजाइम से गुजरेंगे तो ATP का फॉर्मेशन होगा। अब बताओ समझ में आ गया क्या? ये घटना के कारण अपने को ईटीएस चक्कर, यही तो घटना है ईटीएस चक्कर। ईटीएस चक्कर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है,
और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है? साइटो कॉम्प्लेक्सों से होती हुई इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, लास्ट के अंदर इनको ग्रहण करता है ऑक्सीजन, ग्रहण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग बताओ, समझ में आ गई क्या? सिंपल से वे में मैंने समझाया, बिल्कुल ही। एनसीईआरटी में तो बहुत टफ लैंग्वेज दी हुई है, तो मैंने सिंपल सा बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन वाहक हैं यहां से दे देता है, ये घूमते 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 यहां तक आती हैं। जैसे जैसे मूव करती हैं एनर्जी से, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो वहां पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव कर जाती हैं। प्रोटीन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है क्योंकि सांद्रता डिफरेंस उत्पन्न हो गया। अब इन प्रोटॉनों को यहां लेके आना है मैट्रिक्स में पुनः, तो लेके आने के लिए ये F1 कणों से गुजरेंगे। F1 कणों से गुजरेंगे तो F1 कणों के सिर भाग में एटीपीएज एंजाइम है, और एटीपीएज एंजाइम से एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। NaDH2 से कितने एटीपी बनती हैं? 3 एटीपी बनती हैं। FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं बेटा? 2 एटीपी बनती हैं। अब बताओ, क्लियर हो गया? अब अपने चलते हैं स्लाइडों पर, ये अपने कंप्लीट कर लिया था। अब है ETS, श्वसन श्रृंखला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। अब ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब प्रकाश की प्रेजेंस में एटीपी बनती है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, देन एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन में बनी है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन वगैरह रिमूव होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ETS में NaDH FADH से ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? ऊर्जा का निर्माण। अभी तो मैंने बताया कि ऊर्जा का फॉर्मेशन करना है, अर्थात इनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है। हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो NaDH2 से FADH2 से हाइड्रोजन अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे जो मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है, मैंने बनाया था ना। तो ETS श्वसन श्रृंखला के विभिन्न घटक होते हैं। अब ये बेटा जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताए थे उनमें ये घटक होते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स बताए थे, 1 2 3 4। ये क्या है? फ्लेवोप्रोटीन, FMN फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। FES प्रोटीन, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q जिसको, तो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। साइटोक्रोम्स, ये कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक है। साइटोक्रोम में होते हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अब ये वाले जो चारों कॉम्प्लेक्स है अपने ऐसे बना देते हैं, मान लो झिल्ली को ऐसे बना दिया, ठीक है। वो झिल्ली ऐसी तो होती है, सीधी तो होती नहीं है, तो उस झिल्ली के अंदर अपने ऐसे माना कि यहाँ तो बेटा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेकंड है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स कौन सा है? थर्ड है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फोर्थ है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? FMN होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? FMN, और सेकंड कॉम्प्लेक्स में FES होता है। थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर यूबिक्विनोन होता है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये होते हैं। तो मैं स्टोरी बेस समझा रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। फर्स्ट चीज ध्यान देना कि ETS चक्कर सबको टफ लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझना कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कितने कॉम्प्लेक्स बताई मैंने? 4 कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? फ्लेवोप्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन है FMN। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? FES, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनोन है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम का बना हुआ है जिसमें साइटोक्रोम B, C, A, A3 सीक्वेंस में लगे हुए हैं। साइटोक्रोम B, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3। ये जो बेटा सीक्वेंस है ना, ये मैं रफ कर देती हूँ अभी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक बार आरपीएससी ने पूछा था, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना कि हाँ याद हो गए, तो इनको याद करना। B के बाद C1 है पहले, फिर C, फिर ठीक है, तो A3, ये वाला कॉम्प्लेक्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये याद में रखना है।
कोएंजाइम क्यू व साइटोक्रोम सी गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक, मतलब गतिशील होते रहती है। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया क्या? ये इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। जैसे ऑक्सीकरण हुआ था ना, जहां भी हाइड्रोजन निकलेगा तो वो ऑक्सीकरण, जहां NaDH2 का NaDH2 है वो हाइड्रोजन अपने देंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब बताओ इतना पॉइंट समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ये देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स का मेन डिटेल से इन्होंने दिया है, जो एनसीईआरटी की टेबल है, एनसीईआरटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस। अब ये वाला पता क्या है, अब आपको पता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को NaDH2 इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो NaDH2 से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। कौन सा एंजाइम चाहिए? NaDH2 डिहाइड्रोजनेस। तो ये इसमें काम आता है। आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसको NaDH2 हाइड्रोजन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन देता है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड को FAD देगा। FADH2 किसको देगा? इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ FADH2 डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आ गया। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, इसके अंदर क्या दिया हुआ था? इसमें यूबिक्विनोन दिया हुआ, तो यूबिक्विनोन उन्होंने उनके साथ ही मेंशन कर दिया। ठीक है, तो साइटोक्रोम B और C ये वाले किसमें है? थर्ड में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या है? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेसिस, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन मूव करेंगे तो वो जो प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन क्या होगा कि ATP जो आपके F1 कण है उनके सिर भाग में ATPase एंजाइम है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स में शामिल है, तो ATP सिंथेटेस एंजाइम हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये चीज बेटा ढंग से पढ़ना। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 5 तक जुड़े रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का परिवहन करती हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। और NaDH के एक अणु के ऑक्सीकरण से 3 ATP अणुओं का, FADH2 के एक अणु से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अब समझो आगे। श्वसन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है, जबकि अंतिम साइटोक्रोम कौन है? साइटोक्रोम A3, क्योंकि आपको पता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। A3 के बाद इलेक्ट्रॉन किसको मूव होती हैं? ऑक्सीजन को। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण का रिडक्शन एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करता है। साइटोक्रोम से जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करवाता है। यह एंजाइम साइनाइड द्वारा सदमतित हो जाता है, श्वसन स्थायी रूप से बंद हो जाता है। इस एंजाइम के दो घटक हैं, साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3। कई बार ये एंजाइम ने रिएक्शन करवानी होती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज करवाता है, तो यह एंजाइम साइनोइड द्वारा इनहिबिट हो जाता है, श्वसन रुक भी जाता है। कुछ पौधों के माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाया जाता है, मतलब अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अल्टरनेटिव पाया जाता है, तो CN की उपस्थिति में भी ETS जारी रहता है, तो जो साइनाइड आ भी जाए तो भी ये रिएक्शन चलती रहती है। इसे साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन या अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोबारा पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RPSC ने 1-2 बार। तो श्वसन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है बेटा? ऑक्सीजन होती है। अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें तो कौन होता है? साइटोक्रोम A3 होता है। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण, साइटोक्रोम A3 का जो ऑक्सीडेशन है वो कौन करवाता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करवाता है। कई बार इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ साइनाइड जुड़ जाता है, जिससे श्वसन की क्रिया रुक जाती है, क्योंकि वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के कार्य को रोक देता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में विकल्प ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, अगर साइनाइड जुड़ भी जाए तो भी ETS चक्कर क्या है? चलता रहता है। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आ गया क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे जैसे पालक और मटर के अंदर एक्स्ट्रा
माइटोकॉन्ड्रियल या ग्लाइकोलाइटिक या साइटोसोल के 2 NADH2 कोशिका द्रव्य से विशेष वाहकों द्वारा ETS में पहुंचाई जाती है, जिसे शटल कहते हैं। केवल यूकेरियोट्स में अंदर सेल में 2 प्रकार के शटल सिस्टम पाए जाते हैं। अब ये तो था बेटा आपका ETS चक्कर। ETS चक्कर में अभी अपने शटल भी समझेंगे। ETS चक्कर में ध्यान देना है कि अपने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। एक सेकंड वेट करना। अब देखो ETS में अभी तक अपने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों के द्वारा मूव होंगे, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीडेशन कौन करेगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये इलेक्ट्रॉन किसको मूव हो जाएंगे? ऑक्सीजन को मूव हो जाएंगे। किसको मूव हो जाएंगे बेटा? ऑक्सीजन। बाद में इसको हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे तो ये जल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कहती हैं कि ये जो अपने ETS चक्कर समझा, ध्यान से बात देना, ये ETS चक्कर में अपने किनका पार्टिसिपेट करवाया है? NADH2 का। FADH2 ने पार्टिसिपेट किया है। NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP बने हैं। बना दिया, सारी फॉर्मेशन होगी। NADH2 और FADH2 किस में बने थे बेटा? क्रेबस साइकिल में बने थे। तो क्रेबस साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है, तो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब अपने बात आओ जो ग्लाइकोलाइसिस में जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस तो बेटा कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है 2 NADH2 बने थे। ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बने थे? 2 NADH2 बने थे। अब अपने सामने बात यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेबस साइकिल के दौरान जो FADH2 NADH2 बने, उनको तो ETS चक्कर में जाकर ट्रांसपोर्ट हो गया। ETS चक्कर में जाकर वो ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये भी तो समस्या है ना कि इन कोशिका द्रव्य से ETS चक्कर में प्रवेश कैसे करवाएं, क्योंकि कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन पास करनी पड़ेंगी, फिर वो ETS चक्कर में पास करेगा। तो इसके लिए शटल सिस्टम होता है। इसके लिए बेटा कौन सा सिस्टम होता है? शटल सिस्टम। अब समझ में आ गया शटल सिस्टम क्या होता है? कोशिका द्रव्य के NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया तक लाना कौन सा सिस्टम काम करता है? शटल सिस्टम काम करता है। अब बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या ग्लाइकोलाइटिक या साइटोसोल के 2 NADH2 कोशिका द्रव्य से विशेष वाहकों द्वारा ETS तक पहुंचाई जाती हैं, जिन्हें शटल सिस्टम कहते हैं। केवल यूकैरियोट्स में, सेल में तो प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिका द्रव्य में ही सिस्टम चलता है, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। सेल में 2 प्रकार के शटल सिस्टम पाए जाते हैं। इनका सिर्फ आपने डीप से नहीं पढ़ना, इनको सिंपल आपने याद रखना है कि गिल्सरोल फास्फेट शटल किस में पाया जाता है? ब्रेन में और मसल्स के अंदर। गिल्सरोल फास्फेट सिस्टम क्या है? अब देखो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपके NADH2 है, ठीक है, ये NADH2 है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किस में चेंज होता है? गिल्सरोल के अंदर चेंज होता है, ठीक है। और ये NADH2 अपने जो हाइड्रोजन है देके NAD में फ्री हो जाता है, ठीक है। बाद में ये सिस्टम देखो, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। गिल्सरोल कहाँ मूव कर रहा है? यहां तक पहुंच गया। और गिल्सरोल कहां तक पहुंच गया? ETS चक्कर तक। और गिल्सरोल किस में बदल गया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। FADH2 निकला और FADH2 के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव हो गए। अब इसको एक चीज ध्यान से समझना, ये शटल सिस्टम क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो कोशिका द्रव्य में NADH2 है, कोशिका द्रव्य में जो NADH2 है उसको इनर मेम्ब्रेन तक कैसे लाया जाए, उसके द्वारा ये शटल सिस्टम क्या किया जाता है? रन करता है। शटल सिस्टम में आप देखो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो किस में चला गया, किस में बदल गया? गिल्सरोल के अंदर। इसीलिए तो इस शटल सिस्टम को गिल्सरोल फास्फेट शटल सिस्टम कहते हैं। NADH2 ने इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन इनको दे दिए, NAD फ्री हो गया। अब ये गिल्सरोल
जो फास्फेट है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन से मूव हुआ, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर सकते, इनको झिल्ली को पार करना मुश्किल है, गिल्सरोड अच्छे से मूव कर जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन से मूव किया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मूव किया, पहुंचता पहुंचता कहां पहुंच गया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच गया। अब गिल्सरोड वहां जाके किस में चेंज हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। जो इन्होंने जो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन क्या किए थे, हाइड्रोजनों का यूज किया था, अब वो हाइड्रोजन इन्होंने बाहर निकाले और यहाँ यूज क्या होगा, FAD, और क्या बन जाएगा, FADH2। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करवाएगा ETS में और इनर मेम्ब्रेन में, और आपका ETS चक्कर चलेगा। बिल्कुल सिंपल वे है, इसको एक बार स्टोरी फॉर्म में मैं और बता देती हूँ। आपको पता है कि सिंपल सी चीज है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के कोशिका द्रव्य में 2 NADH2 अपने ग्लाइकोलाइसिस में बनाए थे, उनसे अपनी एटीपी प्राप्त करनी है। उनसे क्या प्राप्त करनी है बेटा, एटीपी प्राप्त करनी है। ठीक है, एटीपी प्राप्त करनी है तो गिल्सरोड फास्फेट जो शटल है वो इसके क्या होगा, यूज होगा। और कैसे होगा ये आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट गिल्सरोड फास्फेट में होगा, वो मूव करेगा, मूव करते करते मैट्रिक्स में पहुंचेगा और वहां से वो अपने हाइड्रोजन देके वो अपना प्रोसेस रन करवा देगा। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है बात? अब यहाँ एक सिस्टम आता है, यहाँ एक चीज देखने वाली है। आपको पता है NADH2 से 3 ATP बनते हैं, और आपको ये बात भी अच्छे से पता है इससे 2 ATP बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। यहाँ मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ आपको पॉइंट, कि आप पढ़ते हो श्वसन में 36 ATP या पढ़ते हो 38 ATP, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ब्रेन सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है। फॉस्फेट शटल सिस्टम हाइड्रोजन लास्ट में किसको देता है, हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है, FAD होता है। तो आप मेरे को बताओ कि आप सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको कहा कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का तो वैसे लाभ हो गया, ठीक है। जो आप सिंपल सी बात देखना, क्रेबस साइकिल और लिंक रिएक्शन, ये मैं डिटेल से बताऊंगी, एक बार यहाँ बता रही हूँ। क्रेबस चक्कर और लिंक रिएक्शन दोनों से 30 ATP बनते हैं। ये अपने सारा एनालिसिस करेंगे कैसे बनते हैं, 30 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से आपको पता है 2 ATP का तो डायरेक्ट लाभ है, और 2 बनते हैं आपको पता है NADH2, ये बनते हैं। ये जब बनेंगे तो इनसे कितने एटीपी बनते हैं, 6 ATP, और ये कितने हो गए 8, 30 और 8 कितने हो गए 38। लेकिन शटल सिस्टम जब जो आपका फॉस्फेट शटल सिस्टम यूज होता है तो उसमें आप देखो FAD गया है, तो FAD ने कितने ATP बनाएगा, 2। तो 2 ATP FAD फॉर टू NADH2 से NADH2 थे, लेकिन FADH2 से तो 4 ही ATP बने। इससे NADH2 वहां मूव होता तो 6 ATP बनते, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 30, तो ऐसे 36 ATP बनते हैं। तो दोनों ही प्रोसेसिंग सही है, क्योंकि ये कहाँ होता है, ब्रेन और मसल्स में एक वायवीय श्वसन के ग्लूकोज के अणु से 36 ATP बनते हैं, बाकी सेल्स में 38 बनते हैं। रीजन समझ में आ गया? जो शटल सिस्टम यूज हुआ है उसने जब हाइड्रोजन लिए, वो तो लिए NADH2 से, जब दिए तो FDH2 को दिए, जिसके कारण 2 ATP का अंतर आ जाता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट रहा है क्या बेटा? फिर भी रहा है तो आप अच्छे तरीके से एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे शटल सिस्टम में, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। मैलेट एस्पार्टेट जो शटल सिस्टम, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है, एस्पार्टेट शटल सिस्टम है। प्रोकैरियोट्स में आपको पता है शटल सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, और साइटो जो कोशिका द्रव्य में ही चलता है, और सदैव एक ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण से 38 ATP। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड
क्या बनाता है, मैलेट बनाता है। हाइड्रोजन दे दिए, मैलेट के अंदर आ गई क्योंकि हाइड्रोजन यूज कर लिए इस रिएक्शन में, NAD बाहर हो गया साइटोप्लाज्म में। मैलेट अब मूव करता है आउटर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, और मैलेट वही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है, बदल जाता है। और अब क्या हुआ, इसने यहाँ एक चीज, मैलेट वाले शटल सिस्टम में लास्ट के अंदर हाइड्रोजन ग्राही कौन है, NAD है, NADH2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इनर मेम्ब्रेन को, ETS चक्कर रन हो गया। इसमें बेटा कितने ATP बनेंगे, तो आपके 38 ATP बनेंगे। अब कितने ATP बनेंगे, 38 वायवीय श्वसन में, ठीक है। अब बताओ समझ में आ गया क्या, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपको सिंपल तरीके से इसको समझना है, ठीक है। ठीक है, ये जो मैलेट शटल सिस्टम है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका हार्ट के अंदर, अरे ये आपका हार्ट के अंदर, लीवर, किडनी, यहाँ सब ये होता है। ब्रेन और मसल्स में आपका गिल्सोल जो आई शटल सिस्टम पाया जाता है। इसमें बाय द वे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब चीज मैंने अच्छे से समझा दी। अब ये चीज समझो, ETS चक्कर ही डिटेल से अपने को समझना था। ऑस्मो जो मैंने थ्योरी समझाई थी ना बेटा, कि जो प्रोटॉन है वो मूव होते रहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, वहां उनकी सांद्रता प्रवणता बढ़ जाती है। सांद्रता प्रवणता के डिफरेंस के कारण, प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे वो हाइड्रोजन पुनः मैट्रिक्स में लाए जाते हैं। जब पुनः आते हैं तो F1 कणों से मूव होते हैं, और F1 कण के सिर भाग से आपका F1 कण के जो सिर भाग है उसमें ATP एज एंजाइम से ATP का फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी है केमी ऑस्मोटिक या रसव प्रासरणीय सिद्धांत। वही सांद्रता वाली बात आ गई तो प्रासरणीय। श्वसन की ETC के दौरान कोएंजाइम Q FMN पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल में हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, कोएंजाइम Q FMN कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन कहाँ मूव कर देती हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के H+ आयन की विभेदात्मक सांद्रता स्थापित हो जाती है, मतलब सांद्रता चेंज हो जाती है, बाहर ज्यादा अंदर कम। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में यह विभेदात्मक आयन सांद्रता प्रोटॉन प्रवणता और इलेक्ट्रिक वेव आवेश का अंतर विकसित करती है। आवेश का अंतर तो अपने आप ही आ गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन मूव हो रहे हैं तो सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन प्रवणता इलेक्ट्रिक विभव सम्मिलित रूप से प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहलाते हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, H+ आयन की पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल में रुकने नहीं देता। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन गए हैं उनको वहां रुकने नहीं देता, क्योंकि उससे सांद्रता प्रवणता चेंज हो रही है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है। ये फोर्स क्या करेगा, उसको लेके आएगा वापस, ठीक है। इसलिए चयनात्मक रूप से F0 कणों या प्रोटॉन चैनल या कपलिंग फैक्टर से होकर मैट्रिक्स की ओर वापस आने लगते हैं। 3 हाइड्रोजन के F1 कणों से होकर गुजरने पर ATP सिंथेटेज की सक्रियता के कारण ADP और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में जुड़ जाते हैं, एक ATP का निर्माण हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार एटीपी के संश्लेषण के लिए 2 हाइड्रोजन आयन का F0 कणों से गुजरना माना जाता है। ये चीज समझो, ये कहती हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन इधर की तरफ मूव होते हैं तो उनसे एक एटीपी बनता है। और कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जब 3 हाइड्रोजन मूव होते हैं तब एक एटीपी बनता है। तो ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ठीक है। जीवाणुओं में एटीएस का स्थल मेसोसोम, आपको पता है जीवाणुओं की मेम्ब्रेन में ऐसे कुंडलन होता है जिसको मीजोसोम कहते हैं, और मीजोसोम ही श्वसन का अंग कहलाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। अब बेटा अगला फैक्ट है बायो एनर्जेटिक ऑफ रेस्पिरेशन, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये सारा जो विवरण है मैंने जो अभी लेटेस्ट समझाया था ना कि 38 एटीपी बनते, अब ये इसको एटीपी बैलेंस शीट कहते हैं कि कैसे बनते हैं। अब मेरी बात सुनो, ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, एटीपी फॉर्म सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन्होंने कहा है सीधे तौर पर कितने एटीपी बनती हैं, 4 एटीपी बनते हैं। एटीपी प्रोड्यूस वाया एटीएस, ये आप अच्छे तरीके से समझना, बोर्ड पे ध्यान रखना।
मैंने आपको बताया कि जो कोशिका द्रव्य के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, 4 एटीपी। आपको पता है 2 एटीपी इसमें यूज हो जाते हैं, वो भी आएंगे, ठीक है। फिर कह रही है एटीपी प्रोड्यूस बाय एटीएस, मतलब जो NADH2 बने थे बेटा, कितने बने थे, 2 बने थे। ये किस में लेके गए, इसको ETS सिस्टम में लेके गए, और 2 NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, 6 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ एक चीज, 2 NADH2 कोशिका द्रव्य के किस में लेके गए, ETS सिस्टम के अंदर लेके गए, और ETS सिस्टम से किसका फॉर्मेशन हुआ, 6 एटीपी का। और इसको ETS सिस्टम तक ले जाने के लिए कौन से तंत्र यूज हुए, शटल तंत्र यूज हुए। गिल्सरोल शटल तंत्र ब्रेन और मसल्स के लिए यूज हुआ, जिसमें 36 एटीपी बनेंगे। और जो आपका मैलेट शटल सिस्टम है वो हार्ट, लीवर और किडनी के लिए यूज होता है, जिसमें आपके 6 एटीपी बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे चलती हैं, तो इसमें 2 NADH2 से कितने एटीपी बने बेटा, 6 एटीपी बन गई, ठीक है। अब मैं सब चीज रफ कर देती हूँ। डायरेक्ट जो एटीपी फॉर्मेशन 4, NADH2 से 6 एटीपी कंज्यूम इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी कंज्यूम हुए, 2, तो 8 एटीपी का हो गया। सीधा सा बात जानो, तो 4 एटीपी सीधे बने, 2 एटीपी यूज हो गए, तो यहां बच गए 2 एटीपी, 2 और 6 ये, तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल लाभ कितने का है, 8 एटीपी का लाभ है। अब चलते हैं अपने आगे। ग्रॉस नेट वैल्यू, डायरेक्ट गेन कितने किए हैं, 2 एटीपी, ठीक है। लिंक रिएक्शन, अब एक चीज मेरे को बताओ कि लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 निकले। लिंक अपने ऐसे लेके चलते हैं। यहां देखो पायरुविक अम्ल बेटा कितने बने थे, 2 पायरुविक अम्ल बने थे। पायरुविक अम्ल कितने बने थे, 2। एक अपने ऐसे मानते हैं कि पहले ऐसे ही जाते हैं कि एक पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया, क्रेबस साइकिल में गया, वो हिसाब देखते हैं। एक पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में गया तो NADH2 बना। कितना NADH2 बना, एक NADH2 से कितने एटीपी बने, 3 एटीपी बन गए। सिंपल सी बात है। फिर आपके क्रेबस साइकिल का लेखा जोखा करें। क्रेबस साइकिल के अंदर आपको पता है NADH2 बने, कितने बने बेटा, 3 बने। 3 NADH2, 9 एटीपी। एक FADH2 जब फ्यूमेरिक एसिड बना था तो FADH2 बना, कितने एटीपी, 2 एटीपी। जब सक्सेनिक एसिड बना था तब एक GTP बना था, उसी GTP से कितना बनाया था, 1 एटीपी। 9 2 11 और 1 12, 12 और लिंक रिएक्शन का 3 15। अगर एक एटीपी लिंक रिएक्शन क्रेबस साइकिल को कंप्लीट कर लेता है तो कितने एटीपी बनाता है, 15। 2 पायरुविक एसिड है तो 15 दूनी 30, और 30 और 8 कितने हो गए, 38। तो यही चीज है। अगर इन्होंने दो पायरुविक एसिड को लेके चली है तो 2 NADH2, 6 एटीपी। क्रेबस साइकिल में एटीपी प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट जो एटीपी बने हैं, एक साइकिल में 1 बना, दूसरे में कितने बनेंगे, 2, तो 2 एटीपी 2 GTP आ गया। और 3 बने थे तो 6, 1 बना था 2 दुगना हो गया, तो 24 एटीपी। एक बार 12 बन रहे थे तो इसमें 2 साइकिल में 24, और टोटल कितने एटीपी, 38 एटीपी। अब 36 एटीपी का भी खेल आपको समझ में आ गया, वो शटल सिस्टम के कारण होता है। गिल्सरोल जो शटल सिस्टम होता है उसमें लास्ट जो हाइड्रोजन देता है FADH2 होता है, और वो शटल सिस्टम किसमें चलता है बेटा, ब्रेन के अंदर चलता है और मसल्स के अंदर चलता है। अब बताओ ये इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है। जहां भी हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान दे देना। अब देखो ये अपने ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब ये देखो EMP पथ क्या है, एक बार चलता है। सबस्ट्रेट लेवल के द्वारा एटीपी का संश्लेषण 4 हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 6 या 4, खर्च कितने, 2, तो शुद्ध प्राप्ति कितनी होगी, 8 या 6 की होगी, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस का हिसाब है। योजक लिंक रिएक्शन में 2 NADH2, डायरेक्ट तो बन ही नहीं रहा था, इसमें 2 से कितने बने, 6, और खर्च हुआ ही नहीं तो 6 एटीपी होगी। क्रेबस चक्कर में कितने बार होता है, 2 बार, ये भी कितने बार, 2, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 अणु है। डायरेक्ट 2 बने ना, क्योंकि GTP बनी थी, वही चीज है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन।
और ऑक्सीडेटिव से कितने बने 22। जब जब NaDH2 का FADH2 का फॉर्मेशन हुआ था तो स्टेप को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। खर्च हुई नहीं तो 24, 24 से 30, 30 36 लगा लो या 38। अगर गिल्सोल फास्फेट सिस्टम होगा तो 36, और अगर आपके मैलेट शटल सिस्टम होगा तो 38। तो अब बताओ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए अच्छे तरीके से। एक सुक्रोज से 80 एटीपी, सुक्रोज के अंदर बेटा सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आएंगे तो उससे ये बैलेंस होगा। एक फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट 40 एटीपी, एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं 15 एटीपी बनती है, एक एसिटिल कोएंजाइम से कितने हैं 12 एटीपी है। ठीक है, तो ये सिंपल से फैक्ट थे आपकी। तो ये आपकी स्लाइड बेटा कंप्लीट होगी। एक बार रोक के वीडियो जरूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा जिसमें आपके क्रेबस चक्कर, एटीएस चक्कर मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।